नमस्कार स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें कि आप विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार ई कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पूनम बजाज आज आपके साथ समाजशास्त्र विषय से जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है सत्ता की अवधारणा। मैक्स वेबर द्वारा दी गई सत्ता की अवधारणा, अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने कहा कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और वेबर कहते हैं कि शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं, और इस प्रकार से शक्ति का तात्पर्य है एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपना और जैसा वह चाहता है वैसा ही दूसरों से व्यवहार करा लेना। जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो वे कहते हैं कि इसे सत्ता कहा जाता है। समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो कि सत्ता को प्राप्त करते हैं। सत्ता प्राप्ति के अलग अलग आधार हो सकते हैं। हालांकि सत्ता के कारण एक वर्ग दूसरे वर्गों पर अपना प्रभुत्व जो है वो है स्थापित करता है, और इस प्रकार से समाज में उसकी स्थिति भी जानी जाती है। सत्ता में शक्ति का समावेश होता है, जैसा कि वेबर कहते हैं, और जब हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के व्यवहार पर लागू करते हैं तो वहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन होता है। सत्ता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक ओर शासक और दूसरी ओर शासित होता है। जिसके पास वैध शक्ति होती है वही स्वामी और शासक होता है। इस स्थिति में एक राष्ट्र का जो शासना अध्यक्ष है वह स्वामी और शासित हो सकता है। किसी ऑफिस का हेड क्लर्क जो है वह भी स्वामी और शासक हो सकता है, उसकी बात का पालन सभी करते हैं। किसी संस्था का प्रमुख जो है वह भी अपने आप में शक्ति को लिए हुए होता है, उसके पास ढेर सारी पावर होती है और लोग उसकी बात को मानते हैं। जब मैक्स वेबर इसी बात को समाजशास्त्रीय रूप से हमें समझाते हैं तो वे इसका आधार आर्थिक रूप से मानते हैं, और वे कहते हैं कि समाज में जो सत्ता है वह मुख्य रूप से आर्थिक आधारों पर निर्भर है। लेकिन यहाँ आर्थिक आधारों की जब वे बात करते हैं तो वे ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी डोमिनेंसी को समाज में दिखाते हैं क्योंकि इनके पास धन की अधिकता होती है, पर यह एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है, क्योंकि वेबर ये कहते हैं कि शिक्षा, योग्यता, क्षमता आदि जो है वो भी सत्ता के कारक हैं। और इस प्रकार से वे कहते हैं कि इस संबंध में हम मान सकते हैं कि प्रभाव, शक्ति, सत्ता, प्रभुता, जो ये सारी अवधारणाएं हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। अब वेबर यह कहते हैं कि क्या कारण है कि कुछ लोग हमें आदेश देते हैं और कुछ लोग उसका पालन करने की स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार से समाज में शक्ति की प्रकृति क्या होती है। तब वेबर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को आदेशात्मक समन्वय की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि आज्ञा पालन के पीछे एक लेजिटिमेसी होती है और लोगों को यह लगता है कि जब इस आज्ञा का पालन किया जाएगा तो हमें जो है इससे कुछ न कुछ वैधता प्राप्त होगी। 3 आधारों पर इसे बांटने की वे बात करते हैं, जिसको वे तार्किक, परंपरागत और भावनात्मक रूप से जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से वह कहते हैं कि कई बार परिस्थितियों के कारण कर्ता की शक्ति का लोग विरोध भी करते हैं, और ऐसी स्थिति में कर्ता को काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, पर सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में रहती है जो उत्पादन के साधनों और संपत्ति को अपने पास या अपने में केंद्रित रखते हैं। 3 प्रकार की सत्ता की जब वे बात करते हैं तो पहली सत्ता लीगल अथॉरिटी, वैधानिक सत्ता की वे बात करते हैं। दूसरी सत्ता परंपरागत या ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात वेबर करते हैं, और तीसरी सत्ता जो है वो करिश्माई या करिश्मेटिक सत्ता जो है उसकी बात वे करते हैं। वैधानिक सत्ता की जब बात मैक्स वेबर करते हैं तो वे कहते हैं कि सरकारी पदों पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं उनके पास किसी न किसी प्रकार की सत्ता अवश्य ही होती है। जो व्यक्ति इन पदों पर बने रहते हैं उन्हें
वैधानिक या लीगल नियमों के द्वारा इन पदों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना होता है। चूँकि वे सरकारी पदाधिकारी होते हैं तो इस कारण वे सत्ता का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की सत्ता को वैधानिक या लीगल अथॉरिटी कहा जाता है। आज के समाजों के प्रशासन में हमें इसी प्रकार की सत्ता का रूप दिखाई देता है। यह सत्ता किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि यह वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलती है और व्यक्ति अपने पद के अनुरूप ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इस कानूनी सत्ता में व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र और कार्यालय के कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं और इस प्रकार से इस सत्ता में कोई भी अधिकार व्यक्तिगत ना होकर पद से जुड़ा हुआ होता है और व्यक्ति उस अधिकार या सत्ता को तब तक ही व्यवहार में ला सकता है जब तक वह उस पद पर बैठा होता है। हम देखते हैं कि मान लीजिए जिले का कोई मजिस्ट्रेट है, किसी महाविद्यालय का कोई प्राचार्य है, जब तक वह अपनी पद पर बना रहता है वह अपने अधिकारों को प्रयोग में ला सकता है। जैसे ही वह पद से अलग होता है उसके वह अधिकार जो है वह समाप्त हो जाते हैं, वह अपने उपयोग में नहीं ला पाता है। तो यह लीगल अथॉरिटी को समझाने का प्रयास यहाँ पर वेबर हमें करते हैं। दूसरी सत्ता के बारे में जब वे बात करते हैं तो उसे वे कहते हैं कि इसे हम परंपरागत सत्ता या ट्रेडिशनल अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। वे कहते हैं कि यह सत्ता परंपरागत विश्वासों पर आधारित होती है और यह सत्ता प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था या प्रतिमानों के कारण हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की सत्ता के पीछे श्रद्धा की भावना होती है। व्यक्ति किसी आदेश का पालन इसलिए ही करता है क्योंकि उन प्रथाओं में उसकी श्रद्धा होती है। इस प्रकार से यह परंपरागत सत्ता कहलाती है। यह सत्ता प्राचीन काल के ग्राम पंचायतों के रूपों में भी देखी जा सकती है। जब हम पितृसत्तात्मक परिवारों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार की सत्ता को देखते हैं कि हम पिता की सत्ता को मानते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और हम मातृसत्तात्मक परिवारों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर माता की सत्ता के उदाहरण हमारे सामने आते हैं और इन्हें हम परंपरागत सत्ता के रूप में देखते हैं। ये जो सत्ता है यह वैधानिक नियमों के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती है, यानी कि लीगल अथॉरिटी इसमें नहीं पाई जाती। और जैसा कि पहले ही बात की गई है कि इस प्रकार की सत्ता का व्यक्ति पालन इसलिए करता है क्योंकि इस प्रकार की पालन करने वाली प्रथाओं के प्रति वह अपनी श्रद्धा रखता है और जो भी उसे आदेश देता है वह उसको मानता है। इस प्रकार की सत्ता का कोई भी निश्चित कार्य क्षेत्र या स्पष्ट परिभाषा जो है वह नहीं दी जा सकती है। तीसरी प्रकार की सत्ता को जब हम देखते हैं तो यह दिखाई देती है या इसको वेबर करिश्माई सत्ता के नाम से जानते हैं और हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार की सत्ता उन व्यक्तियों के हाथ में होती है जो अपने करामात या चमत्कार के द्वारा दूसरे लोगों को अचंभित या आतंकित भी कर देते हैं, इसलिए इसे चमत्कारों पर आधारित सत्ता कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार की सत्ता का आधार व्यक्ति के स्वयं के गुण होते हैं। इस प्रकार के गुण जो धार्मिक, नैतिक या अन्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी मठ का पुजारी या अन्य कोई व्यक्ति जिसने कि धार्मिक स्थिति में उच्च पद प्राप्त किया हो। और लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे सांप्रदायिक कल्ट जो है वो हमें समाज में दिखाई देते हैं और उनके धर्म गुरु जो हैं वह जनता को अपने अपने तरीके से प्रभावित करते हैं, तो वे अपने करिश्मा दिखाते हैं और इस तरह से वे सत्ता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सत्ता का आधार सत्ताधारी के प्रति असीम भक्ति की भावना होती है और इस प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी साधन, प्रयत्न और प्रचार इत्यादि करने पड़ते हैं और यह बातें हम समाज में देखते भी हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विलक्षण गुण होते हैं जिसके कारण वे दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं और वे जो है इस करिश्मे के बलबूते पर इस सत्ता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सत्ता किसी भी समय वैधानिक या परंपरागत सत्ता में बदली जा सकती है, ऐसा वेबर कहते हैं। जादूगर, पीर, पैगंबर, अवतार, धार्मिक नेता जो हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये करिश्माई सत्ता के प्रतीक हैं। वेबर यह भी कहते हैं कि करिश्माई सत्ता जो है उसकी अवधि अस्थायी होती है क्योंकि वह तभी तक बनी रहती है
जब तक व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से इस सत्ता को परंपरागत या वैधानिक रूप दिया जा सकता है। तो मैक्स वेबर जो है वो सत्ता की अवधारणा को समझाते हुए हमें यह सारी बातें कहते हैं। और आधुनिक समाज में जब हम सत्ता को देखते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में इस अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं, वेबर द्वारा बताई गई 3 सत्ताओं की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परंपरागत सत्ता ज़्यादा अब नहीं चल रही है। करिश्माई सत्ता हम देखते हैं विभिन्न संप्रदायों के जो धर्म गुरु हैं उनमें हमें दिखाई देती है कि उसके कारण से वे अपनी अपनी पदवी को प्राप्त किए रहते हैं। लेकिन चूँकि आधुनिक समाज जटिल समाज है, जहाँ पर स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए और कार्य को करने के लिए नौकरशाही का या ब्यूरोक्रेसी का बहुत बोलबाला है। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो लीगल अथॉरिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसके बिना जो किसी भी तरह से नियंत्रण जो है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में चूँकि कानून का बहुत अधिक महत्व है, तो इसलिए आधुनिक समाजों में हमें वैधानिक प्रकार की सत्ता जो है वो दिखाई देती है। तो हम यह देखते हैं कि वेबर जब अपनी सत्ता की अवधारणा को हमारे सामने रखते हैं तो वह नौकरशाही के साथ साथ वैधानिक प्रकार की सत्ता को जोड़कर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। और सत्ता की अवधारणा को समझाते हुए वे वापस इन बातों की तरफ आते हैं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, क्या हम यह खोज कर सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जो आदेश देने की स्थिति में होते हैं वे क्यों होते हैं, दूसरे जो अनुकरण करने की स्थिति में होते हैं वे पालन क्यों करते हैं, और समाज में शक्ति की प्रकृति क्या है। और जब हम इसके बेसिस को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि मुख्य रूप से तो इसका बेस जो है वो आर्थिक आधार है, धन है। लेकिन इसके अलावा भी जैसा वेबर ने कहा कि यह निर्णायक साधन नहीं है। शिक्षा, योग्यता, क्षमता, व्यक्ति के गुण जो हैं वो भी बहुत अधिक इस सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सत्ता की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता का अर्थ और सत्ता के आधारों को लेते हुए उसके 3 प्रकारों को हमने जानने का प्रयास किया है। धन्यवाद।